नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। रुख करते हैं खबरों का। आखिर क्या वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इस समय कांग्रेस फूटी आंखों नहीं सुहा रही है। राजस्थान के कोटा से छात्रों के लाने के मुद्दे से लेकर यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से बसें भेजे जाने तक हर चीज पर मायावती कांग्रेस पर ही दोष मढ़ने से नहीं चूक रही। हालांकि उनके निशाने पर बीजेपी सरकार भी है। यह विपक्ष में होने के नाते उनकी एक जिम्मेदारी भी है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करें। लेकिन कांग्रेस निशाने पर क्यों है, यह चर्चा का मुद्दा है। कांग्रेस को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती के तेवर ऐसे ही सातवें आसमान पर नहीं है। दरअसल बीते साल जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी तो फरवरी में कांग्रेस के हवाले से खबर आई थी, जिसमें कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष नितिन राउत ने कहा, हम दलित समुदाय तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क, सभाएं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। पूरी रूपरेखा बना ली गई है। उस चुनाव में यह भी कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लोकसभा नहीं 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि दलित जो कि कभी कांग्रेस का कोर वोटर रहे हैं उनको फिर से अपने पाले में किया जाए, जिन पर अभी तक मायावती का एकाधिकार माना जाता रहा है। हालांकि एक समीकरण यह भी है कि मोदी लहर में सारे जातिगत समीकरण फेल भी हुए हैं। तो जो ये तमाम इस समय आप देख रहे हैं समीकरण, वो ऐसे ही नहीं है। लगातार जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस पर हमलावर हो रही हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, मैं आपसे समझना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी, हाल के दिनों में जिस तरह से मायावती के तेवर इतने तीखे हैं कांग्रेस को लेकर, इसके पीछे क्या कुछ रणनीति है बसपा की? देखिए पल्लवी, सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश के चुनाव जातिगत चुनाव होते हैं, जाति समीकरण से फिट किया जाता है। और अगर हम पीछे में देखेंगे तो सपा, बसपा और भाजपा तीन ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने यहाँ पर राज किया, जिसमें सपा और बसपा मेन पार्टियां थी। 4 बार बसपा को भी चांस मिला और सपा को भी कई बार चांस मिला। लेकिन अब एक नया मुख्य विपक्षी दल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जो वर्षों से जिसका कोई अस्तित्व नहीं नजर आ रहा था, जो सीधे तौर पे खुल करके सामने नहीं आ पा रहा था, जिसको सीटें नहीं मिल रही थी, वो थी कांग्रेस, जो कहीं ना कहीं जनता इसे पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद से जो परिवर्तन कांग्रेस में आया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सपा और बसपा दोनों पार्टियों में खलबली है, क्योंकि सीधे तौर पर मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस सामने आ रही है। बीजेपी इस पे अपना फायदा ढूंढ रही है, क्योंकि बीजेपी की जो सीधे टक्कर होती थी वो सपा और बसपा से होती थी, और कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में हार का भी सामना बीजेपी को करना पड़ा है। ऐसे में बीजेपी का साफ सोचना है कि अगर कांग्रेस से टक्कर होगी तो शायद जीत काफी आसान होगी। इसलिए मुख्य विपक्षी दल जो है सपा और बसपा, उनको किसी तरीके से साइडलाइन कर दे और मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस सामने आ जाए। देखिए सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे तब कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम 2022 में होने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश की, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हैं नितिन राउत, उनका ऐसा बयान आया था कि हम दलित समुदाय तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क, सभाएं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। जो एक वोट बैंक है दलित और पिछड़ा वोट बैंक, जिसे कभी बसपा का वोट बैंक कहा जाता था, जिसमें सेंधमारी सपा ने करी और अब की बार बीजेपी ने करी, लोकसभा में भी करी और विधानसभा में भी करी। ऐसे में कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रही है मायावती अपने आप को। और एक मुख्य विपक्षी दल जो प्रियंका वाड्रा के आने के बाद से कांग्रेस एक्टिव हुई है, जिसको चुनाव में कहीं गिनती नहीं करी जाती थी, क्योंकि सीधे तौर पे अमूमन बहुत कम ही सीटें कांग्रेस के पास आ पाती थी। अब बसपा में खलबली मची हुई है, उनको अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण, राजस्थान में जिस तरीके से सरकार बनी थी, बसपा के 3 से 4 विधायक थे, उनके कांग्रेस को उन्होंने समर्थन किया। मंत्री बनाने की बात थी, मंत्री नहीं बनाया गया, और अशोक गहलोत ने सीधे तौर पे उनका अपनी पार्टी में विलय करा लिया। इससे खासा नाराज है मायावती। और सीधी और सबसे बड़ी बात, 2022 में यहाँ पर चुनाव है। ऐसे में अगर सपा बसपा मुख्य विपक्षी दल के रूप में नहीं रहेंगे और कांग्रेस उभर करके सामने आ जाएगी, तो चुनाव सीधे तौर पे भाजपा बनाम कांग्रेस हो जाएगा, जो सपा और बसपा के लिए घातक सिद्ध होगा। इस ऐसे में ही सीधे तौर पे कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती है मायावती जब कांग्रेस को घेरने का प्रयास नहीं करती। आजकल उनके तेवर इतने तल्ख नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत मोहन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक राज कौशिक जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। राज कौशिक जी, यहाँ तमाम तरह की वजह सामने निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से मायावती इन दिनों कांग्रेस पर हमलावर हैं। मैं आपसे आपका पक्ष जानना चाहूंगी, राजनीति क्या कुछ कहती है? क्या अब मायावती को ये डर है कि यूपी में अब वो मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं रह जाएंगी? जिस तरह से प्रियंका गांधी इन दिनों सक्रिय हुई है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को अब डर लगने लगा है।
देखिए पल्लवी जी, मायावती लगभग 8 साल से सत्ता से बाहर हैं जी। और उनकी जो थोड़ी बहुत आस है वो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ही है। जहां तक कांग्रेस की बात है, एक समय वो था कि जब पूरे देश के दलित समुदाय के लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस से वो वोट बैंक खिसकता चला गया। वो पहले वीपी सिंह के समय रामविलास पासवान की वजह से कहे जनता दल के पास रहा, उसके बाद वो लगातार कम से कम यूपी में मायावती के पास है। जी। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से कांग्रेस कोरोना काल के दौरान यूपी में एक्टिव नजर आ रही है, उसमें भी खास तौर से प्रियंका गांधी, मुझे तो लग रहा है प्रियंका गांधी की ये पॉलिटिकल लॉन्चिंग है और इस बात को मायावती अच्छी तरह पहचान गई है, क्योंकि वो भी एक महिला है और कांग्रेस से जो एक महिला नेत्री को प्रियंका गांधी को लॉन्च किया जा रहा है, तो मायावती बिल्कुल पहचान गई इस बात को कि अगर जरा भी यूपी में कांग्रेस एक्टिव होती है तो जो उनका दलित वोट बैंक है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है, कहीं उसका आकर्षण कांग्रेस की तरफ ना हो जाए, क्योंकि उसका सीधा नुकसान मायावती को होगा। तो इस वजह से जाहिर है कि उनका बहुत ज्यादा उत्तेजित होना और आक्रामक होना कांग्रेस के प्रति तो बिल्कुल समझ में आता है। जो जी। कांग्रेस को रोकना चाहती है, पहले कदम पर ही प्रियंका गांधी को रोक देना चाहती है और साबित करना चाहती है कि जो कुछ भी हो रहा है ये नौटंकी है और यूपी में बीजेपी के साथ वही मुख्य मुकाबले में है। तो फिर राज कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फायदा होगा? जिस तरह से कांग्रेस अगर मुख्य विपक्षी पार्टी हुई बनती हुई यहाँ नजर आ रही है, सीधे सीधे बीजेपी को इसका क्या कुछ फायदा पहुंचेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की स्थिति अभी वो नहीं है कि वो मुख्य विपक्षी दल बन सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक अपना अलग वोट बैंक है जो कि पिछड़ा वर्ग और पिछड़े जो खास तौर पर जो यादव है, जो अच्छी संख्या में यूपी में, और उनके साथ मुस्लिम समीकरण हो जाता है तो समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे असर में रहती है। मायावती का अपना एक अलग वोट बैंक है, दलित बैंक। वो बीच बीच में कोशिश करते हैं कि मुसलमान भी उनके साथ आए। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने लगभग 100 टिकट मुसलमानों को दिए थे, लेकिन उनका ये प्रयोग विफल रहा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि मायावती यूपी में पहले भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है और जब वो सत्ता में आई थी अखिलेश से पहले, तो उनका प्रयोग ये रहा था कि उनका दलित वोट बैंक प्लस ब्राह्मण दोनों मिल जाए, और उस प्रयोग में वो सफल रही थी। मुसलमान वाले प्रयोग में वो विफल रही, लेकिन ब्राह्मण वाले प्रयोग में वो सफल रही थी। जहां तक बीजेपी की बात है, देखिए मैं आपको बताऊं, बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस केवल अभी तल फड़ा रही है, लेकिन यूपी में वो कहीं भी उसके सामने आने के लिए तैयार नहीं है, स्थिति में नहीं है। अगर बीजेपी का मुकाबला होगा तो वो मायावती से और अखिलेश के साथ ही होगा। तो ऐसे में जरूरी है कि बीजेपी भी एक सेफ साइड, कभी मायावती को भी थोड़ा अपने साथ मुलायम रखो। हो सकता है आगे, हालांकि योगी आदित्यनाथ के इस समय तो नंबर बहुत ज्यादा लग रहे हैं कोरोना काल में, लेकिन सेफ साइड अगर कोई भी अच्छी बात होती है, यूपी में कुछ सीट कम रह जाती है, तो क्योंकि पहले भी प्रयोग सफल रहा है बीजेपी और बसपा का, जी। तो आने वाले समय में भी ये प्रयोग बीजेपी कर सकती है अगर उसकी सीट कम हो जाती है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल बसपा से प्रवक्ता अरविंद जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, क्या कुछ वजह मानी जाए जिस तरह से इन दिनों मायावती लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं? क्या बसपा को अब डर सताने लगा है कि कहीं कांग्रेस जगह ना बना ले? ये ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस कहीं जगह ना बना ले। बात जो सही है, बहन जी उसी बात को बिल्कुल फ्रंट पर आकर कहती है। अब जहां जहां कांग्रेस सरकार है, आप देखेंगे किसी भी प्रदेश में, तो वहां सबसे ज्यादा मजदूरों को या छात्रों को या वहां के प्रवासी मजदूर जो दूसरे आ चुके हैं, उन्हें लाने ले जाने में बहुत परेशानी हुई है। अभी आप देखेंगे राजस्थान सरकार ने बिल भी अपना थमा दिया है। तो इस कोरोना वायरस के समय में जो इतनी प्रॉब्लम चल रही है, पूरे समय महामारी का दौर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो कांग्रेस सरकार का रवैया इस देश में अलग ही निकल कर आ रहा है। तो उसके लिए जो चीज कहनी चाहिए उसको आकर कहनी चाहिए। डर किसी बात का नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है और हमें किसी बात का डर नहीं है। जो बात सही है पब्लिक के बीच में आके वही बात कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर होना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, कांग्रेस कहते का हैं जो कि रवैया, योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश में। देखिए योगी आदित्यनाथ अपना मुख्यमंत्री होने का दायित्व निभा रहे हैं, जो उनको इस समय करना चाहिए था इस समय में। और साथ साथ जहां जहां, मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां जहां कांग्रेस सरकार है, उनका रवैया बिल्कुल डुलमुल बना हुआ है, स्पष्ट नीति नहीं है। फोन पर, माइकों पर बहुत ज्यादा बातें
लेकिन कांग्रेस सरकार जहाँ भी वो काम नहीं कर रही, केवल बात के अलावा, राजनीति के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। इसी कारण बहन जी को आगे आकर इनके ऊपर क्लियर करना पड़ा, और कम से कम कांग्रेस इस बात से सबक ले, और कांग्रेस सरकार जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस पार्टी वो जो इस कोरोना वायरस के समय में जो आम व्यक्ति के लिए अच्छे काम होने चाहिए वो करे आगे आकर, और सरकार का सहयोग करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस समय लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। राजस्थान के कोटा से छात्रों के लाने के मुद्दे से लेकर यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से बसें भेजे जाने तक हर चीज पर मायावती कांग्रेस पर ही दोष मढ़ने से नहीं चूक रही हैं। हालांकि उनके निशाने पर बीजेपी सरकार भी है। यह विपक्ष में होने के नाते उनकी एक जिम्मेदारी भी है कि सरकार को कटघरे में खड़े करें, लेकिन कांग्रेस निशाने पर क्यों है, ये इन दिनों चर्चा का मुद्दा है। कोरोना महामारी के बैकड्रॉप में परप्रांतीय राजनीति शुरू हो गई है। परप्रांतीय राजनीति के सबसे बड़े चेहरे राज ठाकरे इसमें कूद पड़े हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से अपने घर वापस आ रहे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी के एक बयान पर बवाल खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब अगर किसी प्रदेश को यूपी के कामगारों की जरूरत होगी तो उन्हें पहले यूपी सरकार से इजाजत लेनी होगी। अब इस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बयान जारी कर जवाब दिया है। राज ठाकरे का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कामगार चाहिए तो उत्तर प्रदेश सरकार की इजाजत लेनी होगी। तो ऐसे में ये कामगार आगे से महाराष्ट्र में आते हैं तो उन्हें हमारी, महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र पुलिस की इजाजत लेनी होगी। इसके बिना वो यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। ये बात योगी आदित्यनाथ को ध्यान में रखनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा कि आगे से कामगारों को लाते वक्त सबका रजिस्ट्रेशन हो और पुलिस स्टेशन में उनकी तस्वीर और प्रमाण पत्र हो। इन्हीं शर्तों के साथ उन्हें महाराष्ट्र में घुसने दिया जाए। तो कामगारों पर सियासत लगातार जारी है। अब योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब अगर किसी प्रदेश को यूपी के कामगारों की जरूरत होगी तो उन्हें पहले यूपी सरकार से इजाजत लेनी होगी। इस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बयान जारी किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शुभम, कामगारों को लेकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया है। देखिए, जिस तरह से बीती शाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर दूसरे राज्य अगर यूपी के मजदूरों को चाहते हैं तो उनसे उनकी इजाजत लेनी होगी। उसके बाद मंच प्रमुख राज ठाकरे ने इसका जवाब दिया है कि अगर महाराष्ट्र में कोई भी मजदूर आता है उत्तर प्रदेश से, उससे बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, साथ ही उससे अपनी जानकारी, अपने पूरे पहचान पत्र जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करने होंगे। उसके बाद ही उन्हें महाराष्ट्र और मुंबई में एंट्री मिलेगी। हालांकि राज ठाकरे पहली बार ऐसा नहीं कर रहे, इसके पहले भी उन्होंने इस पर बहुत सारी राजनीति की है। 2008 की बात करें, आज से 12 साल पहले, तब भी राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के ऊपर एक राजनीतिक मुद्दा बना था, अपनी राजनीति कहीं न कहीं उस पर खेली थी। अब ऐसे मामले जहां पर योगी आदित्यनाथ ने जब ये बयान दिया है तो उसके बाद राज ठाकरे को एक बार कहीं न कहीं एक और मौका मिल गया है कि अपनी राजनीति करने के लिए, और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं उनके टारगेट तो हमेशा पहले से ही रहे हैं, और कहीं न कहीं अब वो महाराष्ट्र के प्रति अपनी जो है महाराष्ट्र के प्रति अपनी चाहत दिखा रहे हैं कि वो महाराष्ट्र से कितना प्रेम करते हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को किस तरह से वो देखते हैं। जी ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जटाशंकर शर्मा जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से कामगारों को लेकर राजनीति हो रही है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष ने बयान जारी किया है कि अब यूपी के अगर कामगार हमारे राज्य में आते हैं तो उन्हें पहले परमिशन लेनी होगी। आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं राज ठाकरे? और सबसे बड़ी बात, अगर ये बयान जारी करना ही था तो मुख्यमंत्री करते ना, परमिशन तो मुख्यमंत्री को देनी होगी। इसमें राज ठाकरे कहाँ से बीच में आ गए? देखिए रतु जी, इस समय सभी पार्टियां जो है अपने अपने स्तर से बयानबाजी कर रही हैं और कोई मजदूरों का हित नहीं देख रहा है। सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि गरीब मजदूर जो है, मजलूम जो है, मजबूर जो है, वही पिसा जा रहा है और हर तरफ लोग मजदूरों को आगे करके अपनी बातें रख रहे हैं कि सही नहीं है। कोई भी राज्य हो, भारत का अगर नागरिक है मजदूर तो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। जी,
जटाशंकर जी, मैं आपसे योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है उस पर राय जानना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि अब यूपी के कामगार की अगर किसी राज्य को जरूरत होगी तो पहले यूपी सरकार से उसके लिए परमिशन ली जाएगी। उनका ये फैसला कितना सही है? योगी जी ने जो आदेश दिया या निर्णय लिया है उस पर भी अगर मजदूरों को यूपी में योग्य काम मिलता है, वहां पर उनको रोजगार दिया जाता है, तो दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करेंगे। अगर उनको पर्याप्त रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, दूसरे राज्यों में उन्हें जाना पड़ेगा। तो ऐसे में उन पर प्रतिबंध लगाना, कोई हिटलर शाही के जैसा कानून थोपना, ये गलत है। ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए। भारत में स्वतंत्र है सभी मजदूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जटाशंकर शर्मा जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। रुक करते हैं अगली खबर का। सस्ते दामों पर गरीबों को गेहूं देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए नीले कार्ड म्युनिसिपल कमेटी की सिफारिश पर सप्लाई विभाग ने बड़ी संख्या में कार्ड दिए हैं। रिक्शा चालक, मजदूर, रेहड़ी वाले, गरीब लोग कर्फ्यू के कारण पहले ही बेरोजगार हैं, ऊपर से इनके नीले कार्ड काटे जाने से ये और भी ज्यादा परेशान हो गए। इस मामले पर स्थानीय लोगों ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से उन्हें सस्ते दामों पर गेहूं देने के लिए नीले कार्ड बनाए गए थे और पिछले कई सालों से वह इन कार्डों पर गेहूं लेते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जब वह डिपो पर गेहूं लेने गए तो डिपो होल्डर ने उन्हें गेहूं देने से मना कर दिया और सप्लाई विभाग में जाने के लिए कहा। लेकिन वह लोग पिछले कई दिनों से खुराक सप्लाई विभाग दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, पर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा, जिस कारण वह मजबूरन आज धरने पर बैठ गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उनके धरने प्रदर्शन की ही तस्वीरें हैं। गरीब परिवार जो कि इस समय अनाज और राशन के लिए परेशान हो रहे हैं, आज मजबूरन उन्हें एकत्रित होकर धरने पर बैठना पड़ा। दे रहे हैं। देखो भैया लॉकडाउन लग्या हैगा, सानू कोई राशन नहीं मिलिया, कुछ नहीं मिलिया। असी देखो हुण साडा शरीर देखो की हैगा, हुण सानू कणक भी नहीं मिल रही हैगी। असी कित्थों खाइए, पुछो इन्हां तो भी जे लॉकडाउन लग्या हैगा असी कित्थों खाइए। ना कोई काम है ना कार हैगा। सानू जिहड़ी कणक है साडा काट ही कट्टे गए ने, सानू कणक कुछ भी नहीं मिल रहा हैगा। कोई कारण दस्सिया तुहानू काट कट्टन दा भी क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਮੇਟੀ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੱਤੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 6-7 ਜੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੀ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਣਕਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਇਆ। ਧਰਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਸੀ ਡਿਪੂਆਂ ਕੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਚੱਕਦੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਤੀਆਂ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੱਤੀਆਂ 'ਚ ਆਏ। ਖੱਤੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ 250 ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਜੀ ਆ, ਜੁਆ ਕੱਢਨੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆਏ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, 21 ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਾਰ ਮੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਫੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। सर पहले गल तो कहते सी लॉकडाउन चल रहा भी राशन देवांगे। जिस टाइम सब तो ज़्यादा लोड़ सी राशन की, उसी टाइम में इन्होंने बंद किया। असी डिपो ते लाइन ते लगे, जो वारी साडी ते कहते तुहाडा राशन कार्ड कट्टिया गया। असी ते खत्तियां चाहे तो खत्तियां ते कहते तुहाडा राशन कार्ड ते कुछ भी नहीं है। देखो तुसी पिछे कैमरा ऑन करके देखो भी पिछे इन्नी कनक पई है ते अधिकारी सामने नहीं आ रहे हैं। कहते छुट्टी अज ते असी पब्लिक जाइए तो जाइए कितने, इन्नी गरीब जनता खड़ी है भी जाए भी कितने। कुछ भी नहीं कहते जी, बस राशन कार्ड कट्टिया तुसी खत्तियां च जाओ। ਹੁਣ 3 दिन हो गए ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਾਓ ਕੱਲ ਆਓ ਪਰਸੋਂ, ਹਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਆ? 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਘਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਆਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਆਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਪਰ
कैप्टन सरकार गलत है और गरीब जनता कुछ भी नहीं देख रही, और सिर्फ देख रही है मिडिल क्लास ਜਾਂ ਹਾਈ ਫਾਈਵ। ਕਾਰਨ ਜੀ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਕੁਛ। ਸਾਡੇ 6 ਜਵਾਕ ਨੇ, 4 ਜਵਾਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ 2 ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਲੂਨ ਮੈਂ ਗੁਆਰੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਮਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੇਲੇ ਮੂਲੇ ਸਭ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਖਾ ਰਹੇ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਕਿ ਚਲ ਮੈਂ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਥੋਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ 100-200 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਖੋ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈਗੀ ਆ 100 ਗਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਵਿਦਆਊਟ NFSA ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਨੂਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਕਰਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ EO ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਜੈਨੂਅਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। NB न्यूज, अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें WhatsApp। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।